वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पुटअप होता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से आज हमने इस वीडियो सीरीज़ को तैयार किया है। तो आप इस वीडियोज़ को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है आपका क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो चलते हैं हम टॉपिक की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर साहनी को दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का श्रेय किसे देते हैं, तो राय बहादुर साहनी, जिन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मोर्सल के निर्देशन में सन 1921 में सर्वप्रथम इस स्थल का पुनरावलोकन करके 1922 में उत्खनन करवाया। ये जो थे राय बहादुर साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता, जिसे सर्वप्रथम एक अंग्रेज थे जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन ने सन 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर एक पुरास्थल के रूप में पहचाना। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम इसकी खोज हड़प्पा स्थल पर हुई। हड़प्पा स्थल पर होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। नाम जो इसने किसने दिया? सर जॉन मोर्सल। हड़प्पा सभ्यता का नाम देने वाले जो थे उनका नाम था सर जॉन मोर्सल। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम रहस्योद्घाटन सन 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, दो लोग थे, दोनों भाई थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। इन्होंने इसका सन 1856 ईस्वी में रहस्योद्घाटन किया। सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी आकृति अगर बात करें तो कैसी है? त्रिभुजाकार। इसका विस्तार उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक है 1400 किलोमीटर लंबा, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर लंबा। सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी 3 राजधानी थी महत्वपूर्ण। 3 राजधानियों के नाम कौन कौन से? कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये 3 राजधानियाँ थी। इसका विस्तार जो है पश्चिम में है सुतकांगे डोर, ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। वहाँ से लेकर के पूर्व में आलमगीरपुर यूपी में है, वहाँ तक है। पश्चिम से पूर्व तक सुतकांगे डोर से लेके आलमगीरपुर यूपी तक। इसी तरह उत्तर में है मांडा जो कश्मीर में है, वहाँ से लेकर के दक्षिण में आता है दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में, वहाँ तक इसका विस्तार है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मांडा जो है कश्मीर में है, वहाँ से लेके दाइमाबाद महाराष्ट्र तक उत्तर से लेके दक्षिण तक का विस्तार है। इसी तरह पूर्व से लेके पश्चिम तक का विस्तार आलमगीरपुर यूपी में, वहाँ से लेके सुतकांगे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक। सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक लगभग कितने स्थल हैं? 1000 स्थल खोजे जा चुके हैं। गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल यहाँ पे हैं। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो गुजरात है। गुजरात में हमें अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। इसी तरह 2 स्थल हैं, बालाथल और कुनाल। बालाथल जो है उदयपुर में है सन 1995 में, और कुनाल है हरियाणा में सन 1957 में। अभी तक खोजे गए जो नवीनतम स्थल हैं वो 2 हैं, बालाथल और कुनाल। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान में, भारत में और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 3 जगह पे है। और अफगानिस्तान में 2 स्थान हैं, सोर्तगई और मुंडीगाग। ये अफगानिस्तान की 2 सभ्यताओं का नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 प्रमुख स्थल हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। रेडियो कार्बन विधि, ये जो है सर्वाधिक प्रचलित विधि है। सिंधु घाटी सभ्यता की समय निर्धारण की सर्वाधिक प्रचलित विधि का नाम है रेडियो कार्बन विधि। और रेडियो कार्बन विधि ने 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का काल निर्धारण इस सिंधु घाटी सभ्यता का किया है। इसी तरह
प्रमुख विद्वान जो थे, पुरातत्वविद थे, उन्होंने किस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का निर्धारण किया, कौन कौन सा समय बताया, वो देखते हैं हम। देखिए, एक नाम आता है सर जॉन मोर्सल। इन्होंने 3250 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण माना। इसी तरह एक नाम है माधव सौरोपत्स। इन्होंने 3500 ईसा पूर्व से लेके 2700 ईसा पूर्व। इसी तरह अर्नेस्ट मैके, इन्होंने 2800 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व। वर्तमान मान्यता के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व। रोमिला थापर ने बताया 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन विधि है, ये भी 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। ये सर्वाधिक प्रचलित विधि है, रेडियो कार्बन विधि। इसी तरह एक विद्वान है सी जे गेड, इन्होंने 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व। इसी तरह मोर्टिमर व्हीलर, इन्होंने 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस ने 2000 से लेके 1500 ईसा पूर्व। एक है आलचिन ने 2150 से लेके 1750 तक। एक आता है बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान झा एंड माली, श्री माली, 2800 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व। डेल्स ने बताया 2900 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी क्या मानती है? एनसीईआरटी मानती है कि 2500 ईसा पूर्व से लेके 1800 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण था। ये क्वेश्चन आ चुका है। एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1800 ईसा पूर्व। ये इसके जो काल निर्धारण है में प्रमुख जो विद्वान है, पुरातत्वविद है, उन्हीं के हमें याद रखने। इसे एनसीईआरटी का याद रख लिया, कार्बन विधि, रेडियो को इसका याद रख लिया, रेडियो कार्बन विधि का मोर्टिमर व्हीलर का लिख लिया। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें कौन कौन सी जातियां जो थी। हड़प्पा संस्कृति के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अस्थिपंजरों के विश्लेषण के पश्चात नरविज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि समस्त अस्थिपंजर 4 प्रजातियों के थे। कौन कौन से? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इसे हम काकेशियन भी कह सकते हैं, भूमध्य सागरीय, सर्वाधिक संख्या में ये जो होती है भूमध्य सागरीय, एक मंगोलियन और अल्पाइन। 4 प्रजातियाँ कौन कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और अल्पाइन। इसी तरह एक विशेषता है लोहा। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा पाया जाता था? तो नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे इस धातु से परिचित नहीं थे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी धातु से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, तो उसका आंसर आएगा लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर? समकोण पर। और जो समकोण पर काटती उसे हम ग्रिड शैली भी कहते हैं। शैली कौन सी है? ग्रिड शैली। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर की बनावट 2 भागों में थी, एक पश्चिमी भाग था, एक पूर्वी भाग था। जो पश्चिमी भाग था उसे हम पश्चिमी टीला कहते हैं, पूर्वी जो भाग था उसे पूर्वी दुर्ग या पूर्वी टीला कहते हैं। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा था, 4 दीवारी से सुरक्षित था, किलाबंद दुर्ग था। और यह मान्यता है कि ये जो किलाबंद दुर्ग था ये शासकों का निवास स्थान था, पश्चिमी दुर्ग। इसी तरह पूर्वी दुर्ग जो था ये अपेक्षाकृत नीचा था और सामान्य नागरिक जो थे वो इसमें निवास करते थे। परंतु एक अपवाद आता है, लोथल जो है गुजरात में स्थल है, प्रमुख स्थल, इसमें इस तरह का विभाजन देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर नगरीय व्यवस्था में पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग या पश्चिमी टीला या पूर्वी टीले को विभाजन देखने को नहीं मिलता है, तो आएगा लोथल। सिंधु स्थल और प्रमुख नदियाँ। देखिए, हड़प्पा जो स्थल है सिंधु सभ्यता का वह रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के तट पर है। रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर है। सुरकोटड़ा गुजरात वाला, कच्छ भुज जिला गुजरात में, लोथल भोगा नदी पर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि लोथल कौन सी नदी पर स्थित है? भोगा नदी पर। बालाकोट जो है अरब सागर के तट पर स्थित। कालीबंगा गंगा नदी हनुमानगढ़ में।
आलमगीरपुर यूपी में आता है। हिंडन नदी पूर्वी मेरठ यूपी में। इसी तरह सुतकांगीडोर दास्क नदी बलूचिस्तान पाकिस्तान। रंगपुर मादर नदी अहमदाबाद में। कोटदीजी सिंधु नदी पाकिस्तान में। मालवण सभ्यता जो है ताप्ती नदी सूरत में। एक भाषा है जिसका नाम है गोंडी। कौन सी भाषा है? गोंडी। यह एक भाषा है जो डॉक्टर मोतीराम कगाली, कहाँ के थे? एमपी के थे। इन्होंने जुलाई 2014 में दावा किया कि गोंडी भाषा में मोहनजोदड़ो हड़प्पा चित्रलिपियों को दाएं से बाईं ओर पढ़ना संभव हुआ है। ये इन्होंने दावा किया है। सिंधु घाटी सभ्यता में भवन के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गले में खुलते हैं और इसकी विशेषता है कि इसकी विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसकी प्रमुख विशेषता थी कि इसके जो भवन जो बने हुए थे इसमें इसके दरवाजे मुख्य सड़क उसकी ओर न खुल करके गली में खुलते थे। लेकिन लोथल जो है ये इसका अपवाद है। लोथल में घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ना कि गली की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में और सुमेरिया इसमें व्यापारिक संबंध थे। इसके परिणाम हमें कई बार देखने को मिलते हैं। सुमेर के ग्रंथों में मेलुहा से व्यापारिक संबंधों की चर्चा है। मेलुहा एक व्यापारिक जो सब व्यापारियों की एक श्रेणी को मान सकते हैं। मेलुहा शब्द है जो सुमेर के ग्रंथों में मेलुहा से व्यापारिक संबंध की चर्चा है, जो कि संभवतः सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। इनमें दो मध्यवर्ती व्यापारिक स्थान दिलमन बहरीन में तथा मकरान तट में एक मक्कन उसकी भी चर्चा मिलती है। सिंधु सभ्यता जो थे उसके लोग मात्र सत्तात्मक थे। सिंधु सभ्यता के लोग मात्र सत्तात्मक थे। सिंधुवासी मृतक के पैर दक्षिण दिशा में और सिर उत्तर दिशा में रखकर गाड़ देते। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियाँ थी। एक तो पूर्ण समाधिकरण थी जिसे भूमि में दफना दिया जाता। एक आंशिक समाधिकरण थी जिसमें शवों को जंगली जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता। उसके बाद में जो भी बचता उसे दफना देते। एक दाह संस्कार थी जिसमें संपूर्ण उसको जला दिया जाता। आंशिक समाधान का साक्ष्य हमें जो है वह हड़प्पा स्थल से मिला है। कलश समाधान का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। प्रतीकात्मक समाधान का हमें कालीबंगा से साक्ष्य मिला है। लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस तरह की थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो के लोग थे उनको लिपि का ज्ञान था। एक विद्वान आता है जिसका नाम है आई महादेवन ने इस लिपि का क्या किया? उद्वाचन किया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। सन 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम नमूना प्राप्त हुआ और 1923 में इस लिपि की पूरी जानकारी में मिल गई। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी उसमें 64 मूल चिन्ह है। कितने? 64। और 250 से लेकर 400 के बीच में इसमें अक्षर हैं। यू सिंधु लिपि में सर्वाधिक अक्षर इस लिपि में है, यू में। इसी तरह मछली जो है सिंधु लिपि में सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह है। क्या है? सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह है मछली। एक आता है ब्रुष्टोपेदन। ब्रुष्टोपेदन क्या है? यह एक पद्धति है। क्या है? यह एक पद्धति है जिसमें प्रथम पंक्ति दाईं से बाईं ओर और सेकंड पंक्ति जो है वह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देखिएगा, अगर पहली पंक्ति लिखें हम तो दाईं से बाईं ओर लिख दिया। सेकंड पंक्ति लिखेंगे हम बाईं से दाईं ओर। ये जो लिखावट है इसे हम ब्रुष्टोपेदन कहते हैं। और इसको ब्रुष्टोपेदन का नाम देने वाले जो थे उनका नाम था बी लाल। एक विद्वान है जिनका नाम आता है, बहुत ही प्रसिद्ध है, रेवरेंड हैरिस। क्वेश्चन आ चुका है, नेट में भी क्वेश्चन आ चुका है। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तथा तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान जो थे उनका नाम आता है रेवरेंड हैरिस। नगर नियोजन में प्रथम सड़क और पूर्वी सड़क के मिलन स्थान को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया।
और मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाते थे। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जिसे हम ग्रिड शैली कहते हैं। नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा गया है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि नगर की जो प्रमुख सड़क थी सिंधु घाटी सभ्यता में, इसे किस नाम से पुकारा जाता था या क्या कहा जाता था? तो प्रथम सड़क। क्वेश्चन आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांशतः ईंटें जो थी आयताकार थी, जिनका अनुपात लंबाई चौड़ाई मोटाई में 4:2:1 था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं और जौ इनकी मुख्य खाद्यान्न फसल थी। इसी तरह कपास का उत्पादन जो है उसका श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है और यूनानियों ने इसे सिंडोन कहा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी फसल जो थी जिसको यूनानियों ने सिंडोन का नाम दिया, वो थी कपास। कच्चा माल और स्थान। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख कच्चा माल कहाँ कहाँ से कहाँ का निर्यात और आयात होता था? तो देखिएगा, चांदी जो है वह अफगानिस्तान और ईरान में, सोना कोलार कर्नाटक की खान वहाँ से, तांबा जो है गणेशर और जोधपुर राजस्थान वाला है, ये प्रमुख खान थी। टिन अफगानिस्तान और ईरान से। लाजवर्द, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, गुजरात और अफगानिस्तान। फिरोजा और जेड मध्य एशिया से। फ्लिंट और चट फलक सिंध पाकिस्तान की रोड़ी और सक्यूर खानों से प्राप्त होता था। इसी तरह बाट और माप जो है तौल की इकाइयाँ 16 के अनुपात में थी, जैसे 16, 64, 160, 320, 440। ये 16 की गुणज में थी। माप और बाट तौल जो था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर जो थी वो शैल खुड़ी की बनी हुई थी। ये भी बहुत क्वेश्चन आ चुका, कई बार आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता की देन क्या है? गेहूं और कपास की खेती प्रमुख देन। स्वास्तिक चिन्ह जो हड़प्पा सभ्यता में हमें मिला, ये भी विश्व को देन है। इसी तरह 16 की गुणज में माप तौल का प्रयोग करना सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे, उन्होंने सिखाया। जोड़े का प्रयोग करना भी उन्होंने सिखाया। मातृ देव की पूजा, पशुपति शिव की पूजा, लिंग पूजा, इसी तरह पशु पीपल वृक्ष की पूजा, ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सिखाया। इसी तरह हल का प्रयोग और जुताई का काम जो है वो भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता की ओर से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या है? इसको लेकर अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। देखिएगा, एक विद्वान आता है M.R. साहनी। M.R. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या माना? भौतिक परिवर्तन। इसी तरह K.U.R. कैनेडी, इसने प्राकृतिक आपदा को सिंधु घाटी सभ्यता की पतन का कारण माना। मैके, जॉन मोर्सल और S.R. राव, इन्होंने बाढ़ को कारण माना। इसी तरह एक विद्वान आता है गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, इन्होंने बाह्य आक्रमण को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण माना। अगले विद्वान आते हैं ऑरेल स्टाइन, A.N. घोष, इन्होंने जलवायु परिवर्तन जो है इसको प्रमुख कारण माना कि सिंधु घाटी सभ्यता में जलवायु परिवर्तन के कारण इसका विनाश हुआ। जॉन मोर्सल जो थे, इन्होंने प्रशासनिक शिथिलता को प्रमुख कारण माना। इसी तरह एप्लेचियन स्टेट यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है, इसके शोधकर्ताओं ने फरवरी 2014 में यह पता लगाया कि 4000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हिंसा, संक्रामक रोग और जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। धन्यवाद।